हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईडी पॉइंट। जेईडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर विस्कोसिटी को समझेंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में जो 2 लेक्चर्स लिए हैं उसमें प्रेशर को समझे थे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझे थे, बेसिकली बॉइंट फोर्स को समझे थे। 2 बड़े बड़े ये कॉन्सेप्ट समझे थे। आज तीसरा इंपॉर्टेंट विस्कोसिटी को देखेंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है। बेसिकली कि अभी हम लोग यहाँ पर वॉक कर पाते हैं तो कैसे पॉसिबल है कि व्हेन द सॉलिड टू सॉलिड थिंग इज गोइंग टू बी, मतलब एक में मोशन होता है तो दूसरा उसको रिटार्ड करने की कोशिश करता है, यही ना। तो सॉलिड सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन लगता है। तो वैसे ही जब अगर कोई टेंडेंसी टू फ्लो करने के लिए, हाँ, और एक चीज़ और कि यहाँ पर अब फ्लो जैसा कुछ अब आ जाएगा। अभी तक हम लोग फ्लो मतलब कि फ्लूइड स्टैटिक देख रहे थे, अब फ्लूइड डायनेमिक्स देखेंगे। तो दैट इज द होल थिंग इज फ्लूइड मैकेनिक्स। सो व्हेन द मोमेंट यू विल, ऐसे तो फ्लूइड तो फ्लो करने को ही कहते हैं, लेकिन अब तक शांत जब फ्लूइड रहता था, जब स्टैटिक था, तब समझते थे। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं बच्चों? ऐसा हम इसलिए आइडियलिस्टिक मान के करते हैं कि कोई भी चीज़ आइडियल वर्ल्ड मतलब जैसा है। जैसे मान लीजिए कि ये छत है और हमें रिक्वायरमेंट है कि इस पर कुछ 5000 न्यूटन वेट का ये वो कर ले, मतलब कि उतना उसका स्ट्रेंथ रहना चाहिए। लेकिन अभी कोई मान लीजिए कि उससे कुछ ज़्यादा हो जाए, कुछ कम हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि आइडियल मानते हुए 5000 के बजाय 50,000 पे काउंट करेंगे, सब कुछ आइडियलिस्टिक होने पर। मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता भी है तो जाकर वो बच जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसको फ्लूइड को, ऐसे तो उसका नेचर जैसा ही है कि फ्लो करेगा, लेकिन अभी उसको स्टैटिक में था अब तक के जो देखे थे। तो इसीलिए अब जब फ्लूइड एबल टू अगर मूव करेगा, जब टेंड करेगा मूव करने के लिए, तो फिर क्या होगा? तो अब फ्लूइड को मूव करते हुए कब देखें? तो कह सकते हैं नदी वगैरह में मूव करता है तब होता है, पानी गिरते रहता है तब होता है। तो सबसे छोटा एग्जाम्पल आपका ग्लास का, मतलब ग्लास वाला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें पानी आपके पास हो और हल्का सा उसको पुश करिए। सो व्हेन अ मोमेंट यू विल डू लाइक दैट, अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, अगर ऐसा 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 कुछ है और आप हल्का सा उसको पुश कर दीजिए, या आपके पास वाटर बॉटल हो, तो आप देखेंगे कि सबसे जो टॉप लेयर होगा, मतलब कि जो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कि वो ज़्यादा मूवमेंट होगा। अगर ग्लास ऑफ वाटर होता तो आपको दिखाता, बॉटल तो है लेकिन पानी उसमें नहीं है अभी। तो उसको अगर पुश करेंगे तो सबसे ज़्यादा वाला जो पार्ट है वो मतलब सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा मूवमेंट होगा। आप एब्जॉर्ब करके देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर ऐसा दिखा दे, मतलब कि कुछ बीच में इस तरह का ले लें, एक लाइन ऐसा बना लें और ऐसा देखें, सबसे ज़्यादा मूवमेंट, फिर इसके बाद ऐसा, फिर उसके बाद एक कम, फिर ऐसा, फिर डॉट ऐसा। तो कुछ इस तरह का फोर्स का उसमें डिग्रेडेशन होते जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो टॉप लेयर का है, तो मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी v से डेल्टा v ज़्यादा है और उसका v है। अगर इसका v है तो उसका कितना होगा? v प्लस डेल्टा v। उसके ठीक नीचे वाले का v माइनस डी वी, एंड सो ऑन, ऐसे होते जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ से, मतलब जहाँ से मोमेंट सीज हुआ है उसकी अगर बात करें तो डिस्टेंस x है, तो छोटा सा डिस्टेंस कुछ dx ऐसा होगा। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर एक आगे बढ़ रहा है तो पीछे की मतलब तरफ, मतलब दूसरे पर एक फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, या मतलब फ्लो तो कर ही रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर इसका एक, अगर आप इस तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया लें तो इस तरह का हो रहा होगा, तो ये आगे बढ़ रहा होगा तो पीछे थोड़ा कर रहा होगा, और थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो उसके मोशन को क्या कर रहा है बच्चों? रिटार्ड कर रहा है। तो जब आपका सॉलिड में जब अगर फ्रिक्शन लगता है सॉलिड सॉलिड के बीच में, तब एक आप देखते हैं तो आप उसके चलते चल पाते थे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और लॉज ऑफ मोशन में खूब सारा देखें। लेकिन लिक्विड लिक्विड के बीच में जब फ्रिक्शन लगने लगता है तो उसी को कहते हैं विस्कस फोर्स, ठीक। तो ये जो फोर्स यहां पर यह लग रहा होगा, या एफ, इसके चलते कोई फोर्स यहां पर लगाया, और जैसे वो फ्रिक्शनल फोर्स होता था, तो वैसे ही यहां पर एक विस्कस फोर्स होगा जो एक लेयर को दूसरे लेयर को रिटार्ड करेगा उसके मोशन को। तो ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करेगा। तो उसमें क्या है होगा कि कितना उसका, मतलब एक शुद्ध भाषा में बोले कि चिपचिपाहट क्या है उसका, मतलब कि कितना वो, कितना मतलब कि मतलब एक अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी
डेंसिटी नहीं, कितना वो डेंसर है बोलना गलत है, कितना वो एबल टू फ्लो कर रहा है। तो जैसे कि हर मटेरियल का आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में देखते थे, मतलब या फ्रिक्शन में देखते थे, उसका हर मटेरियल का अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था, वैसे ही हर लिक्विड का अपना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो एक नया टर्म आप देख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और उसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय नीटा। तो जैसे फ्रिक्शन अगर बहुत हार्ड, अगर आप देखते होंगे स्मूथ है तो उसका म्यू का वैल्यू 0 होता है। बहुत ज़्यादा रफ है, रनवे वाला जहाँ पर प्लेन उड़ता है वहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है। तो उसके लिए तो वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डिग्री से हम बताते हैं कि कौन सा लिक्विड कितना विस्कस है। अब जैसे हनी है, पानी है, ऑब्वियसली पानी लेस विस्कस है और हनी ज़्यादा चिपचिपाहट है उससे, तो हम कह सकते हैं तो हनी लेस विस्कस है, तो हनी इज़ मोर विस्कस देन द वाटर। सो जिसका जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स लगाएगा। मतलब आप मतलब उसका कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी को फोर्स लगाइए तो आसानी से मूव कर जाए। जैसे पानी है और एक में आप हनी लीजिए, और मतलब एक में लीजिए, मतलब एक ग्लास में आप हनी लीजिए और एक ग्लास में आप वाटर लीजिए, दोनों को सेम फोर्स दीजिए, यू विल ऑब्जर्व दैट द वाटर विल बी द मूवमेंट ऑब्जर्व विल द मोर इन द वाटर, एंड इन द विथ रिस्पेक्ट टू द देयर काउंटर पार्ट हनी वन इज अ नॉट मूव। वैसे भी हनी लोग कम ही मूव करते हैं। तो अब हनी से आप यो हनी सिंह के पास मत चले जाइएगा। तो आप हनी में उसका मूवमेंट कम देखने को आपको मिलेगा। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि उसका जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम होगा, है ना। किसका? पानी का। क्योंकि इसलिए कि हम एक फोर्स अमाउंट लगा तो उसमें ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा है, कम फोर्स पे वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। अब हनी को मूव कराने के लिए क्या होगा? ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। ये सब बातें तो हुआ। उसके अलावा और दो बातों पे डिपेंड करेगा कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। अगर बहुत पतली सा ट्यूब है, उसको थोड़ा सा फोर्स दीजिए तो ऐसे ही उसमें मूवमेंट आ जाएगा। तो इसीलिए फ्लूइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये कितना उसमें मूवमेंट होगा, विस्कस फोर्स, वो डिपेंड करता है। फिर दूसरा कि उसमें जो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं बच्चों, इसको ग्रेडियंट कुछ भी मतलब जैसे प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर बाई डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज इन टेम्परेचर बाई डिस्टेंस, तो वैसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट dv ओवर dx, इस तरह का dv ओवर dx, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो फोर्स इज बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक चीज यहां पर और है कि जब वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कि निगेटिव साइन और रहता है। ठीक है, क्योंकि एक टॉप लेयर है और फिर उसके बाद का लेयर है, फिर उसके बाद का लेयर है, तो वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग। तो इन दोनों को अगर हम क्लब करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv ओवर dx इनटू एरिया, ऐसा विथ नेगेटिव ऑफ कोर्स। और ये अभी देख रहे थे कि जो हम फोर्स लगा रहे थे वो लिक्विड टू लिक्विड वैरी करता है। किसी में यहाँ पर जैसे अभी जैसे वाटर और हनी का एग्जांपल दिए, तो जब प्रोपोर्शनल वहाँ से हटेगा तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका यहाँ से कहाँ पे लिखा जाए थोड़ा, F इज इक्वल टू नीटा टाइम्स एरिया dv ओवर dx। तो ये टॉपिक का नाम है बच्चों आपका विस्कोसिटी, और ये आपने जो सीखा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसके बारे में था। तो ये तो हमारा विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट था। तो विस्कोसिटी इज समथिंग जो मतलब कि रिलेटिव मोशन उनका जो रिटार्ड करे एक दूसरे के लेयर को, तो इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलेंगे। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये आपको जो सॉलिड वाला जो फ्रिक्शन है उसी से मिलता जुलता है, वो मिलता जुलता, जैसे कि वहाँ पर सॉलिड सॉलिड के बीच में होता है, यहाँ पर लिक्विड सॉलिड लिक्विड लिक्विड के बीच में अगर इस तरह का अगर देखें फ्रिक्शन, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वैसा मोशन हो रहा है, रिटार्डिंग मोशन। तो ये बात समझ में आया होगा। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है उस पर कई बार उसका
डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाता है, या उसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बच्चों, अगर इसको अगर लिखा जाए F इक्वल टू माइनस नीटा ए डी वी ओवर डी एक्स, तो क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है? तो उसका कहेंगे कि यूनिट दिया होगा, मतलब कुछ वैल्यू दिया होगा तो विथ यूनिट दिया होता है ना। यही तो फायदा है यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने का, कि आप किसी भी क्वांटिटी को रिकग्नाइज कर सके उसके यूनिट से। तो वैसे इसका जो यूनिट होता है वो पॉइज में होता है, और इन सीजीएस सिस्टम ऐसा। लेकिन जब डेका पॉइज करते हैं उसको बोलते हैं इन एमके सिस्टम, ऐसा इन डेका पॉइज में, और पॉइज इन सीजीएस सिस्टम। ठीक, इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो ये जैसे कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर मीटर है, और यहाँ पर एक मीटर और है, तो मीटर मीटर तो घर गया, तो बचा क्या 1/सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो, या नीटा को आप ऐसे भी कर सकते हो F/A और dx ओवर dv, ये भी तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप पास्कल बोल सकते हैं, और यहाँ से dx/dv में मीटर पर सेकंड, तो सेकंड चल गया ऊपर, तो पास्कल सेकंड से भी नीटा का वैल्यू दिया रहता है यूनिट वाइज, पास्कल सेकंड हो। जनरली आप देखेंगे तो पॉइज में होगा या पास्कल सेकंड में होगा, और बहुत होगा तो डेका पॉइज में एमके सिस्टम में, लेकिन पॉइज वाला जनरली आपको मिलेगा इन सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो उसके लिए कीप इन माइंड, इसीलिए बता दिया इसको। अच्छा, अब इसका दूसरा नंबर आता है कि इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, उसका नीटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो अभी अगर हम देखें कि पास्कल सेकंड है तो यहीं से निकाल लेते हैं। तो पास्कल के लिए क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही देखते हैं। तो न्यूटन के लिए क्या होता था, mL/t-2 मीटर स्क्वायर L2 एंड यहाँ पर सेकंड t। तो जब इसको करेंगे तो mL-1 t-1 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा बच्चों। ये समझ में आया क्या? तो ये तो था आपका विस्कोसिटी से की बातचीत, कि विस्कोसिटी को हम कैसे समझते हैं या कैसे देखते हैं। इसी से मिलता जुलता एक आध क्वेश्चन है, तो उसको भी आपको दिखाई देता हूँ। ये है फ्लूइड मैकेनिक्स, कह रहा कि फाइंड अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल ऑफ द 2 मिलीमीटर डायमीटर इन द फॉलिंग थ्रू द ग्लिसरीन रिलेटिव टू द, नहीं, ये लगता है आगे पीछे खुल गया क्या। चलिए आपको तो फिर इसी को आगे फिर और कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए एक तो आपने ये देखा। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है कि अगर फ्लो करने लगा, यहाँ से विस्कोसिटी के लिए जब आ गया, ये बंद हो जाओ भाई। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब हमारे पास आ गया, अब उसका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रेट ऑफ फ्लो का। ऐसे तो रेट ऑफ फ्लो में अगर देखेंगे तो इसको Q से दिखाते हैं, और इसका सिंपल मतलब होता है वॉल्यूम बाई टाइम। मतलब कि कोई भी अगर पाइप के थ्रू या किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कोई भी लिक्विड अगर फ्लो करता है, तो 1 सेकेंड में या 1 यूनिट पर यूनिट टाइम में कितना उसका वॉल्यूम जाता है। सपोज करिए कि मान लीजिए कि अगर आप मतलब कुछ वैसा है बच्चों कि अगर आप कोई पाइप है, और पाइप से पानी अगर गार्डनिंग वगैरह देख रहे होंगे, वैसे भी घर में आपके नल लगा हुआ हो, तो वॉट एवर आप उसका टैप खोलिए, जितना स्पीड से पानी आता है। अब उसके साथ आप छेड़खानी करिए, किसके साथ, पाइप के साथ। तो पाइप को अगर आप दबाते हैं, कहीं प्रेस करते हैं, तो उसके चलते आप देखेंगे कि स्पीड उसका ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या पानी ज़्यादा आने लगता है? नहीं, पानी ज़्यादा आने नहीं लगता है, पानी का बस स्पीड बढ़ जाता है। पानी तो जितना आता था, जैसे 1 मिनट में वॉट एवर द सेकेंड, जैसे 1 मिनट में आपको 10 लीटर मिलता है, और आधा अगर आप कर देंगे तो पानी का स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ठीक है, तो वही उसी को रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। तो जनरली ये अभी उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं, वॉल्यूम इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो एरिया इंटू यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बात समझ में आया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए एरिया इंटू वेलोसिटी टाइम्स करते हैं, तो जिसके चलते वो
उसका आता है। लेकिन खैर हमें आपको दूसरा चीज़ समझाना है अभी, तो रेट ऑफ फ्लो। तो उसको रेट ऑफ फ्लो दैट इज पॉइजन्स फॉर्मूला। जिलिस फॉर्मूला, ठीक है। तो पॉइजन्स फॉर्मूला में बच्चों एक इसमें आई का गड़बड़ी और है, पॉइजन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो पॉइजन्स फॉर्मूला इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। तो Q इक्वल टू वॉल्यूम बाई टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी कई सारे बातों पे डिपेंड करता है। जैसे मतलब कि एक पाइप है, जैसे मान लीजिए इस तरह का, अच्छा सर उस तरह का बना दिया, अभी कर लेते हैं, ठीक। जैसे इस तरह का पाइप है, इसका रेडियस सपोज R है। अब कोई भी लिक्विड फ्लो कैसे करता है, तो उसके लिए आपको पहले बताया था कि प्रेशर का डिफरेंस हो। जैसे टंकी को याद है, और जो वाटर टैंक बहुत ऊपर रखते थे और उस सस्टेन हाइट रहता था, तो उसके चलते वो प्रेशर क्रिएट करता था, पानी अपने आप उसके अंदर फ्लो करता था। तो एक तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए, और उसका यहाँ से लेंथ होना चाहिए, मतलब लेंथ है पाइप का, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया R है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, नीटा, उस पर वो डिपेंड करेगा। तो बेसिकली जो रेट ऑफ फ्लो है आपका, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो रेडियस टाइम्स के पावर A, नीटा टाइम्स पावर B, एंड इसको प्रेशर ग्रेडियंट टाइम्स रेज टू द पावर C, इस तरह का। तो आपको अगर याद हो तो पॉइजन्स फार्मूला को हमने पहले भी डिराइव कर रखा है, कब, यूनिट एंड डायमेंशन में। तो वही वाला है बच्चों, ये रूप मतलब कि एग्जैक्टली वही चीज़ है, इसके रेडियस में, इसमें। तो आ जाइए फटाफट डिराइव कर लिया जाए। तो रेट ऑफ फ्लो का कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू V बाई टी और इक्वल टू K टाइम्स R को माने हैं पावर A है, फिर वहाँ पर दूसरा क्या था, नीटा था B, और दूसरा है P बाई L का पावर C। तो वॉल्यूम के लिए देखेंगे तो मीटर क्यूब आएगा, और टाइम के लिए सेकंड, इस तरह का। और K का वैल्यू इन दैट केस इस पाई बाई 8 होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला मुझे पता है, तो इसीलिए मैं आसानी से उसको यूज़ कर सकता हूँ कि पाई बाई 8 होगा। ऐसे फॉर्मूला तो पूरा पता ही है, मतलब आप देखेंगे, मैं लिख देता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो जो होता है इस पाई बाई 8 P R रेज टू द पावर 4 नीटा टाइम्स ऑफ L, ये ऐसा। तो R तो यहाँ पर हो गया मीटर, या L आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, L रेज टू दी पावर A। नीटा के लिए क्या होता था, अभी देखे थे, ml माइनस वन टी माइनस वन रेज टू दी पावर B, और यहाँ पर M प्रेशर इज ml टू टी माइनस टू ओवर R स्क्वायर। तो M टी माइनस टू, तो M L माइनस वन टी माइनस टू रेज टू दी पावर C, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे तो L3 T माइनस वन इक्वल टू पाई बाई 8 L A का पावर देखिए कहाँ कहाँ पर है, माइनस B, और यहाँ से माइनस C, ठीक। और M का पावर अगर देखेंगे तो B प्लस C, जो कि वहाँ पर गायब है, और T का पावर देखेंगे तो माइनस B माइनस 2C, ये आएगा। सो आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल सी हियर B plus C value become 0, right, and minus B minus 2C will also going to be is minus 1. So यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो C का एक वैल्यू हमें मिल जाएगा क्या, तो C का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, ऐड करने पे C का वैल्यू हो गया 1, तो C इक्वल टू 1, एक तो ऐसा हो गया। B प्लस C का वैल्यू 0 है, तो B इक्वल टू हो गया माइनस 1, तो A मिल गया। अब रहा A B माइनस C इक्वल टू 3, तो रख लिया जाए, ठीक। तो यहाँ पर रखा जाए इसका वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, A प्लस B, A माइनस B माइनस C ना,
माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 3। तो ए का वैल्यू ए और बी का वैल्यू कितना है -1, तो +1 हो गया, सी -1 हो गया, और कितना था बी -2 था, इन दोनों को ऐड किया था तो बी कैंसिल हुआ, तो यहाँ से माइनस सी आया -1, तो सी का वैल्यू 1 हो गया और बी का वैल्यू -1। वो तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर वो गड़बड़ी दे रहा है कि ए का वैल्यू 4 आना चाहिए, तो कहीं ये वैल्यू छुपा होगा। एम एल वहाँ पर है कि वहाँ पर प्रेशर निकालने में ml/t -2, तो एक L² वहाँ से डिवाइड करेंगे और उसका एक और होगा, तो यहाँ पर 2 होगा बच्चों। तो L का जो वैल्यू है यहाँ पर एक गड़बड़ी था मिला, तो यहाँ पर ये माइनस L का जो पावर है इस -2c, तो यहाँ पर फाइनली -2c, तो c का वैल्यू कितना था 1, तो ये आ गया 2। तो अब देखिए a का वैल्यू 4 आ गया ना, तो जो पॉइजन्स फार्मूला है या पॉइजली फार्मूला है, रेट ऑफ फ्लो Q = V/T = π/8, R के जगह पे 4 आया, नीटा का वैल्यू कितना था -1, तो नीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, नीचे की तरफ आ गया, और P/L का पावर 1, तो इन सबों को क्लब करेंगे तो π/8 P r⁴ नीटा टाइम्स L, तो रेट ऑफ फ्लो पॉइजन्स फार्मूला ये आपका ऐसा मिलेगा। तो ये समझ में आया बच्चों पॉइजन्स फार्मूला क्या होता है। तो ये डायमेंशनली इसको हमने चेक करके देखा, और रेट ऑफ फ्लो है तो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी है, मतलब आगे से अगर आप देखिएगा कि रेट ऑफ फ्लो, ये भी बंद नहीं हुआ है, तो जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका ये प्रेशर डिफरेंस कितना है, पाइप में प्रेशर डिफरेंस आपने कितना एक्सर्ट किया उसके चलते, और दूसरा ये पी का इम्पॉर्टेंट मतलब ये समझिएगा कि यहाँ पर इस पी को तो लिखा हुआ है लेकिन प्रेशर डिफरेंस है P1 - P2, मतलब यहाँ पर जब जिधर से फ्लो करेगा उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ये P1 है और यहाँ पर P2 जा रहा है, तो P1 हियर इस P1 इज मस्ट बी ग्रेटर देन द P2, तब तो कोई लिक्विड फ्लो करेगा, बताइए यही होगा ना। जैसे मान लीजिए कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऐसा कि ऐसे, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ 800 Nm/m² है और यहाँ पर 600 Nm/m² है, और इसका लेंथ कुछ डाल दिया हो, सपोज करिए कि इसका लेंथ L है और इसका लेंथ 2L है, बाकी सब चीज़ें सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सेम फ्लूइड ही फ्लो करेगा, लेकिन इसका लेंथ L है, इसका लेंथ 2L है। तो हम अच्छा इसमें जो रेट ऑफ फ्लो अभी बताया था कि जो पानी को आप पाइप को अगर दाबिए या उसको बढ़ाइए तो उसके चलते उसका फ्लो बढ़ जाता था, स्पीड ज़्यादा आने लगता था, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा पानी आने लगा, केवल उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। इन एंड ऑफ द टाइम अगर t सेकेंड या जितना भी अगर दोनों के लिए अगर देख रहे हैं, जैसे 10 सेकेंड में वहाँ पर 2 लीटर आ रहा है, तो जब आप आधा करेंगे स्पीड ज़्यादा है वो तब भी उतना ही 10 लीटर आएगा, मतलब जब उसका करेंगे जब उसको आप प्रेस करेंगे उसका एरिया को से छेड़छाड़ करेंगे, तो रेट ऑफ फ्लो का भी क्या होगा वैल्यू, वो सेम होगा, मतलब वॉल्यूम बाई टाइम सेम होगा। सो इन दैट केस वॉल्यूम बाई टाइम इज सेम, सो व्हाट विल, तो अभी हमसे पूछा जा रहा है कि जो इनका जंक्शन है ना वहाँ का प्रेशर आप बता दीजिए, ये सीधी सी बात है। तो फ्लूइड ऐसे अपना जा रहा होगा, यहाँ से ऐसे ये ऐसे गया, तो उसका रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो अब देखिए कि रेट ऑफ फ्लो अगर सेम होगा, उसी क्वेश्चन को, या यहाँ पर स्पेस है तो बता देता हूँ, चलो ये तो प्रेशर वगैरह समझ गए, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा और समझने में सहूलियत होगा। तो
π/8। यहाँ का प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेट कर लीजिए P है। तो आपको अभी जैसा बताया था कि उस वाले पॉइंट ABC इसको मान लेते हैं और C, तो A का प्रेशर ज़्यादा होगा B पे, तभी तो होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि 800 माइनस P अपॉन नीटा, उसका लेंथ L है तो L ले लेते हैं, बाकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला है r⁴ इक्वल टू π/8, या वहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा। तो पहले जगह का हुआ बच्चों, पॉइसन इक्वेशन लिखना समझ में आया कि कैसे लिखते हैं, π/8 प्रेशर डिफरेंस और रेडियस जितना था और नीटा L कर दिया। दूसरी जगह के लिए करेंगे, यहाँ पर क्यों लिया, यहाँ पर P था तो 800 माइनस P, दूसरे पॉइंट का लेंगे तो P माइनस 600, तो π/8 P माइनस 600, क्योंकि इस बार तो ये वाला ज़्यादा होगा ना P का, तब वहाँ पर फाइनल फ्लो हो रहा है, तो 600 और यहाँ पर नीटा L इंटू r⁴, ये होगा क्या, तो π/8 नीटा L r⁴, ये सब तो keep in mind this thing is the 2L, so that is why here would be the 2L, L will be cancelled but 1 2 will stay there. So what you can say that 800 minus P, and of course neta, this thing will be also cancelled, r⁴ will cancel out to the everything. So what we have, 800 minus P over P minus 600 over 2. So here we can say that 800 minus P is equal to 600 P minus 600 by 2। ये बात क्लियर हो गया बच्चों आपको यहाँ से, P माइनस 600 क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर पे था, एक कम प्रेशर पे था, इस चलते ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तो फिर हम इसको एक हमारा सिंपल सा लीनियर इक्वेशन मिलकर आएगा और कैलकुलेशन हम करेंगे, हमारा बन जाएगा। तो 1600 माइनस 2P इज इक्वल टू P माइनस 600, तो यहाँ से 3P इज इक्वल टू 2200, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 733.33 पास्कल, ऐसा। तो ये बात समझ में आया कि इसका जो प्रेशर उस जंक्शन पर होगा तो कितना होगा। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये है था 800, यहाँ पर है 600, इन दोनों के बीच का ही होगा और एक ऐसा निकल कर आया इस तरह का। तो इस पूरे इसमें क्वेश्चन बताने के पीछे का मतलब यही था आपसे लॉजिक कि आप इसका क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट पीछे का समझिए। कॉन्सेप्ट इसमें से क्या बोला कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे का ये बताया गया कि वहाँ पर रेट ऑफ फ्लो जो है वो कांस्टेंट होगा, और रेट ऑफ फ्लो अगर कांस्टेंट होगा तो बाकी चीज़ें कैसे होगी, तो आपने इसको समझा। ठीक है बच्चों, तो इसको चाहे तो आप लोग पॉइजन्स फार्मूला को लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये था पॉइजन्स फार्मूला। ठीक, अब आते हैं इसका दूसरा एक है, आज जितना जल्दी जल्दी हो सकता है कवर करते हैं, क्योंकि इन सबों में अल्टीमेटली आपको बर्नौलीज थ्योरम पे पहुंचाना है मुझे। तो जितना इसमें से बन पड़ता है उसको देखते हैं। देखिए, इसके बाद आता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ, तो ये क्या कहते हैं बच्चों, जब ही अभी तक आपने लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन देखा, फिर लिक्विड को फ्लो करते हुए देखा तो उसका रेट ऑफ फ्लो आपने देखा। अब क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट यू फॉल थ्रू द एनी लिक्विड और एनी फ्लूइड, सो इट हैविंग अ रिटार्डेशन, मतलब उसका स्पीड कम होगा, कम होते जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक सर्टेन हाइट से 10 मीटर 20 मीटर 25 मीटर की हाइट से, या 5 मीटर 2 मीटर कितना भी ले लो आपकी मर्जी, अगर पानी में कोई आप स्टोन वगैरह डालिए या कुछ हाँ आप स्टोन वगैरह डालिए किसी हाइट से, तो उसमें जैसे ही वो अंदर जाएगा तो उसमें एक विस्कस ड्रैग लगेगा। एक वर्ड यूज़ करने से अभी बच रहा था कि ठीक है, उसके सॉलिड मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है या सॉलिड है
और वो लिक्विड या फ्लूइड के थ्रू वो फ्लो कर रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन एक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वो कुछ वैसा होगा जैसे डैम्प फोर्स आपने देखा था ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये वैसा ही होगा, उसके मोशन के अपोजिट होगा। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो नीचे की तरफ आ रहा है अपने वेट के चलते, इसमें mg लग रहा होगा, तो इसमें इधर की तरफ ये ऐसा फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग। इसका अगर वैल्यू देखेंगे विस्कस ड्रैग का, F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर बी, ये ऐसा होगा। मतलब जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा विस्कस ड्रैग लगेगा। अगर ये फॉल कर रहा है इन द लिक्विड, अगर ऐसा ऐसा दिखा दे तो ठीक उसके टेंजेंशियली क्यों बने, जहाँ पर उसका कांटेक्ट होगा। इसके बताने के पीछे का यही मतलब था, जहाँ पर उसका कांटेक्ट होगा बच्चों वहाँ से वो विस्कस ड्रैग लगेगा। तो एफ डी इक्वल टू 6 पाई नीटा आर बी। तो आया कैसे, तो उसमें यही बोला जाता है, मैंने फॉर्मूला तो यहाँ लिख दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस मटेरियल में जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से एक चीज़ और अभी रह गया, उसको मैं बताता हूँ, वो जनरली कॉन्सेप्चुअल टाइप में आ जाता है। तो n रेज टू दी पावर a, r रेज टू दी पावर b और v रेज टू दी पावर c, कुछ इस तरह का होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि फॉर्मूला क्या होगा, और उसमें जब वेन एवर यू डूइंग दिस थिंग, इसके इस नीटा रेज टू दी पावर a, r रेज टू दी पावर b, v रेज टू दी पावर c, तो आप देख रहे हैं कि 1 1 1 1 सबका आएगा और k का वैल्यू यहाँ से 6 पाई होगा। ये फॉर्मूला है तो मतलब उसमें रहेगा ही। तो डायमेंशनली आपको चेक करने के लिए मिले तो आ जाइए, f इक्वल टू कितना होता है, ml t-2, यही होता है ना, और इक्वल टू नीटा के लिए देखा था अभी ml-1 t-1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो याद हो गया ना बच्चों, ये आपको डायरेक्टली भी मिल सकता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना डिमांड में रहता है, पावर ए, फिर यहाँ से l रेज टू दी पावर b और वेलोसिटी lt-1 पावर c, इस तरह का। तो जब इसको कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो m रेज टू दी पावर a, तो a का वैल्यू तो 1 ऐसे ही मिल गया, फिर वहाँ से l रेज टू दी पावर 1 है तो l रेज टू दी पावर माइनस a एंड c, ऐसा। तो 1 इक्वल टू -1 प्लस c। एक वहाँ भी है ना छुपा हुआ, ये देखो b, वही कहें कि इसमें तो c का वैल्यू 2 आ जाएगा, वहाँ तो 1 1 1 आ रहा है, तो एक b है, तो एक b है, तो इसका सपना तो थोड़ा बेचारे का फेडेड हो गया, मतलब नहीं आया। तो b प्लस सी इक्वल टू 2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, b प्लस सी इक्वल टू 2। एक चीज़ तो ऐसा हुआ, और तीसरा मिल जाएगा टाइम वाले से कि t का वैल्यू 2 है, तो माइनस ए माइनस सी, माइनस ए माइनस सी, इसका वैल्यू कितना है बच्चों, -2। तो a का वैल्यू है हमारा 1, तो ये तो ऐसे हुआ, तो c का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक। तो b का वैल्यू कितना हो गया 1, ऐसा। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, यही हम चाहते थे। तो ये आ गया बच्चों कि f इक्वल टू 6 पाई नीटा आर बी, ठीक है। तो ये जो विस्कस ड्रैग है वो याद रखिएगा कि मतलब कि किसी पार्टिकल का जितना वेलोसिटी है v और उसका फ्लूइड में, जिस फ्लूइड में जा रहा है, और उसका डायमीटर जनरली स्फेरिकल होता है, तो फ्लूइड में जितना उसका रहता है, तो उसका डायमीटर अगर d गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिस फ्लूइड में है, तो उसके चलते आपका विस्कस ड्रैग इतना लगेगा, ठीक। तो क्या कि पहले विस्कस फोर्स काफ़ी नहीं था, विस्कस फोर्स काफ़ी था, लेकिन उसमें फ्लो के लिए नहीं था। उसमें क्या था कि जैसे हम ये देखते थे वहाँ पर कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए उसमें था केवल कि उसका लिंक था कि वो फोर्स लगाते हैं तो वगैरह वगैरह क्या होगा। ये जब उसके बिल्कुल अंदर जाकर अगर फ्लो करेगा, उस पर क्या था, एक फिल्म पे फ्लो कर रहा था ना, एक लिक्विड एबल टू मूव करता था और उस चलते वो काम होता था, तब हम उसको बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए हुआ, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। हाँ, मैं आपको बता रहा था बच्चों विस्कोसिटी के बारे में, पहले आप लिख लो, पॉज करके लिखना है तो चाहते हैं तो लिख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में बताना चाह रहा था बच्चों कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी एक और होता है
वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। तो फ्लूइड दो तरीके के होते हैं, जैसे गैस और लिक्विड, तो दोनों का वेरिएशन भी अलग अलग होता है। अगर लिक्विड है तो उसका वेरिएशन जो टेम्परेचर के साथ देखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि कैसे, क्यों पता, ऐसे इसलिए पता कि अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर लिक्विड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा का जो वैल्यू होता है वो 1/α प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी प्लस बीटा गामा टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, मतलब कुल मिलाकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। जैसे कभी आपने वो हॉट लावा चोक, क्या बोलते हैं उसको, चोको हॉट लावा, इस तरह का ऐड वगैरह आता है, या सिंपल भाषा में बोले लावा, मैग्मा वाला, वहाँ मैग्मा के नाम से कुछ कहीं लोग खिलाते हैं। तो उसका कहने का मतलब है कि मैग्मा जब हॉट होता है तो कैसा होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड जैसा होता है, और तो उसमें बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, तब वो फ्लूइड मोशन में रहता है। जैसे उसका टेम्परेचर हुआ, कूल डाउन हुआ, तो कैसा बन गया, मिनरल्स के फॉर्म में सॉलिड बन गया। तो एक तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या कोफिशिएंट ऑफ नॉट टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा तो उसके लिए तो हीट देना पड़ेगा, वो नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वेरीज देयर द टेम्परेचर, एंड व्हेन द मोमेंट temperature will goes up, so coefficient of viscosity will decrease, and temperature is fall down, then the coefficient of viscosity will increase। तो ये तो मैग्मा वाला से देख लिया। सिमिलर एग्जांपल देख लीजिए, कभी आपने वो उसको क्या बोलते हैं, सीरम या चाशनी, हिंदी में आप कह सकते हैं उसको, एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए नहीं आ रहा, चाशनी मान लीजिए, घर में बनते हुए मिठाई वगैरह देखा होगा। तो जब बहुत हॉट रहता है वो, तो आप देखिए चिपचिपा, मतलब वो बहुत फ्लो करता है। जैसे ही कम होता है तो उसका जो चाशनी गाढ़ा होने लगता है, मतलब डेंसर कहना भी नहीं है, विस्कस होने लगता है। तभी तो विस्कोसिटी इज द डिफरेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड डेंसिटी इज द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो हम उन दोनों में वेरिएशन साफ देख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसका इस तरह से बढ़ेगा। एक तो आपने ये देखा कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये फॉर फ्लूइड, फॉर लिक्विड। टेम्परेचर increases and temperature increases and increases, coefficient of viscosity is decreases। एक तो इसके लिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, फॉर गैसियस, तो इसमें क्या होता है, फॉर गैस के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर टी, ऐसा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कैसे हुआ, जैसे गर्मी के दिन में देखते हैं, अभी जैसे ठंडा है तो बहुत कम टेम्परेचर है, तो आपको स्वेटिंग तो वैसे ही नहीं होता है, और स्वेटिंग हुआ तो उस तरह का चिप चिप टाइप का नहीं होगा। लेकिन यही आप देखिए कि जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी हो मतलब कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तब उस समय का पसीना देखिए तो आपको स्वेटिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी कि चिपचिपाहट जैसे ही आया तो हम बोल सकते हैं ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस तरह से एक बेसिक तरह से आप समझ सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर टेम्परेचर, ठीक है। अब इन सबों का जो स्टोक्स लॉ पढ़े, मतलब मुझे तो बताना नहीं था, बीच में याद आ गया तो इसलिए बता दिया कि स्टोक्स लॉ जो हमने देखा इज F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर बी, इस विस्कस ड्रैग होता था। तो इसका एप्लीकेशन क्या है। अब आइए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कभी अपने पत्थर को या कोई भी क्वाइन को पानी में गिरते हुए देखा है, या कागज का टुकड़ा आप ले लीजिए और उसको आप छोड़िए हवा में, तो हवा भी एक तरह से, एयर भी क्या है, एक तरह का फ्लूइड ही है ना। तो उसका मोशन आप देखेंगे बच्चों तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई पड़ेगा, इस तरह का, मतलब
आप पत्थर को भी देखेंगे तो कुछ इस तरह से सेटल डाउन होगा। तो उसमें आप एक देखेंगे कि पहले तो ये स्टार्टिंग में वो इंक्रीज करेगा उसका स्पीड, इसका एंड उसके बाद एक सर्टेन वेलोसिटी के बाद उसमें आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये किस तरह का है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप नीचे की तरफ भेज रहे हैं, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये फोर्स कौन सा है? ये कोई लिक्विड में अगर हम डाल रहे हैं तो ये ऐसा, ये विस्कस ड्रैग वाला है जो अभी अभी देखे थे ना, स्टोक्स लॉ, बॉइंट फोर्स अभी ला रहे हैं, और एक लगेगा बॉइंट फोर्स Fb। अगर कोई भी चीज़ लिक्विड में, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम उसका बना देते हैं, mg इज डाउनवर्ड, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ, कांटेक्ट में विस्कस ड्रैग, देयर वैल्यू इज 6 पाई नीटा Rv, ये वो वाला है स्टोक्स लॉ। और उसके ठीक कांटेक्ट में एक ऐसा b ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये बात आपको समझ में आया कि बॉइंट फोर्स, क्योंकि लिक्विड में है तो बॉइंट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो अभी हम इंटरेस्टेड हैं उसके वेलोसिटी को रिकॉग्नाइज करने में कि उसका वेलोसिटी कैसे वैरी कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसका देख सकते हैं कि हाँ, तो वेलोसिटी के बारे में बता रहा था कि कोई भी अगर आप डालेंगे ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड के थ्रू, तो देयर स्पीड, देयर वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड आफ्टर सम टाइम देयर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि अगर वेलोसिटी का वर्सेस टाइम के साथ देखेंगे तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा ऐसे। ठीक है, F इक्वल वेलोसिटी इक्वल टू टाइम t का अगर आप ग्राफ देखेंगे कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के, मतलब यहाँ पर इसको मत ले लीजिएगा ग्रेविटी वाला, तो क्या ग्रेविटी यहाँ पर फेल हो गया? नहीं, ग्रेविटी अपना काम कर रहा है। जो विस्कस ड्रैग है ना वो और बॉइंट फोर्स अपना काम कर रहे हैं उसको। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर फ्री फॉल करा रहे हैं तो उसका स्पीड तो बढ़ता है ना, एक्सेलरेटेड रहता है, ईच सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर क्यों नहीं होता है? और फिर कहें कि यहाँ पर अभी तो फ्लूइड है, तो उसका डेंसिटी इतना कम है बच्चों कि उसको हमको ऑब्जर्व करने के लिए नहीं रखता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं काइनेमेटिक्स के, तो उसमें लिखा रहता है कि निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस अगर होगा तो एक्चुअल में नहीं होगा। अब यही काम क्या करिए, जैसे पत्थर या ऑब्जेक्ट कोई भी मैंने जैसे बोला, तो 9.8 मीटर पर सेकंड से वो होगा। पहली बात तो वैक्यूम के लिए है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर लेते भी हैं तो स्टोन को 9.8 मीटर पर सेकंड से वो स्पीड अप होगा। तो अभी आप कागज़ का, तो उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। उसका डेंसिटी मान लीजिए कुछ, अगर रिलेटिव डेंसिटी आप देखेंगे तो 5000 6000 इस तरह का, या रिलेटिव 5 और 6 इस तरह का होगा। एम के सिस्टम में देखेंगे तो 5000 6000 या 7000 kg पर मीटर क्यूब होगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप कागज़ का एक टुकड़ा ले लीजिए, पीस ऑफ पेपर, वॉल्यूम कंसिडरेबली होगा लेकिन मास तो बिल्कुल निग्लेक्जिबल है और धीरे 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 सेटल होगा। तो वहाँ से अगर होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए तो अभी जो वेलोसिटी जो उसका होगा, तो बेसिकली अब और किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उसमें वेलोसिटी को स्पीड होना बंद हो जाएगा। तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं, जब यहाँ पर कुछ मान लीजिए कि vc, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, vt ये। तो अभी हम उसी टर्मिनल वेलोसिटी की खोज में आए हैं कि इसका टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी वो फ्लो वगैरह के लिए मेजर करने के लिए होता है कि मतलब कोई लेमिनार फ्लो है, कोई आपका टर्बुलेंट फ्लो है, तो उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर और उसमें चलते हैं। तो शुद्ध रूप से फार्मूला है। तो खैर यहाँ का जो मैकेनिज्म समझिए कि हुआ क्या कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को व्हेन एवर यू पुट इन द फ्लूइड, देयर वेलोसिटी विल बी इंक्रीज and after the some time their velocity will be constant because of that dragging and buoyant force acting on constantly. So what will happen after so let's see that what is going on, and equation wise we can say that is viscous drag and buoyant force is equal to their sum total is equal to the gravitational force. So here we can write like that is your viscous force plus dragging is equal to mg. Viscous force, as you know that suppose let the volume be v and radius vr. Let the
radius of an object B R. Then as we know that ki buoyant force is the V and density of the liquid into G, and viscous drag is 6 pi neta RV. So keep in mind we have to be calculate this V, and mass volume of that object and density of the object into G, right? So here this volume this become, since it is the spherical in shape, we have to consider it is 4 by 3 pi r cube density of the liquid into G, 6 pi neta RV is equal to 4 by 3 pi r cube density of object into G, right? So pi 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 कैंसिल होगा और हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, आर क्यूब है, तो एक आर को भी आप यहाँ से कर सकते हैं टाटा बाय बाय इस तरह का। तो इसको अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या होगा हमारा, v इक्वल टू, या क्या बचा, 6 पाई नीटा वी, आर तो गया, इन दोनों को इधर अपना कुछ खेलने दीजिए अपने साथ, 4/3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से कितना हो जाएगा, जी भी कॉमन हो जाएगा, 4/3 कॉमन लिए तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये आपको याद रखना है इसमें, अरे भाई रो बन जाओ, ऐसा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इस तरफ आएगा और जी ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो उसको जब इधर भेजेंगे वी को, अच्छा उसमें एक हमारा आर स्क्वायर एक बचा हुआ था, तो साथ में एक आर स्क्वायर भी होगा। तो v का जो वैल्यू होगा बच्चों, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो v का वैल्यू होगा तो 2/9 डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस लिक्विड आर स्क्वायर इंटू जी ओवर नीटा, ऐसा ये वेलोसिटी होगा 2/9 रो नॉट माइनस रो एल आर स्क्वायर जी ओवर नीटा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो आज हम लोग इसी पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और देखते हैं कि और क्या क्या इसमें से हम आपको बता सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग 3 टॉपिक या 4 टॉपिक को कवर किए। एक तो आपको हमने बताया कि विस्कोसिटी क्या होता है, तो वो सब चीज़ें आपको सिखाया कि विस्कोसिटी में हमारा आपका मतलब कितना लेस विस्कस है, विस्कस फोर्स लगता है, F इक्वल टू माइनस नीटा टाइम्स ए dv/dx। एक तो देखा वेलोसिटी ग्रेडियंट और एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब लिक्विड लिक्विड के बीच में आपका जो फ्रिक्शन लगता है। एक दूसरा कि फिर आपको पॉइजन्स फार्मूला के बारे में बताया कि पॉइजन्स फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो बेसिकली कांस्टेंट होता है और उसका जो वैल्यू था P इक्वल टू पॉइजन्स फार्मूला, तो P इक्वल टू π/8 P r⁴ अपॉन नीटा इंटू एल। तो दूसरा था। तीसरा विस्कस ड्रैग के बारे में बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लो थ्रू द लिक्विड अगर होता है तो उसमें विस्कस ड्रैग ऊपर की तरफ लगता है और उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई नीटा RV। और फोर्थ हमने ये देखा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्लो थ्रू करा रहे हैं तो उसके बाद सर्टेन वेलोसिटी के बाद उसका वेलोसिटी नहीं बढ़ता है और उस समय उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसका आप एग्जाम्पल आप बहुत और उसका एप्लीकेशन हम कई सारी जगह पर उसका देख सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें बताया। तो जो जेई में या क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो उसी पर कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आ जाइए अब क्वेश्चन आंसर करने का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और एक एक करके उसमें देखते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्टील बॉल 2 मिलीमीटर इन डायमीटर फॉलिंग थ्रू द ग्लिसरीन and relative density of steel is 8 and relative density of glycerin is 1.3
एंड विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 8.3 पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको मिलता है तो आप चाहें तो उसका जो वेलोसिटी है, क्या कहते हैं, या जो उसका डेंसिटी, एयर का जो डेंसिटी होता है या गैस का अगर डेंसिटी होता है तो निग्लेक्जिबल लेंगे उसके मुकाबले में, क्योंकि सब सॉलिड वाले हैं, इनका 1000 टाइम्स ही होगा, क्योंकि वाटर के मुकाबले सब तो ज़्यादा ही हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह का, 5000 kg पर मीटर क्यूब, 6000 kg पर मीटर क्यूब, 7000 kg पर मीटर क्यूब, इस तरह का। तो उसके मुकाबले अगर गैसियस वगैरह का देखेंगे, एयर का इटसेल्फ देखिए 1.29 kg पर मीटर क्यूब, तो 6000 टाइम्स ज़्यादा है, तो क्वेश्चन में उसको बाय बाय करके निकल जाएंगे। तो खैर टर्मिनल वेलोसिटी जैसे मांगा है तो v इक्वल टू, अभी इसका फॉर्मूला देखे थे, 2/9 r स्क्वायर ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन g नीटा, यही आया था ये, ठीक, 2/9 रो नॉट एल आर स्क्वायर जी। तो अपने आप उसमें फॉर्मूला में, अभी आपको फॉर्मूला यूज़ करना सिखा रहे हैं कि हुआ कैसे। तो कह रहा फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्टील बॉल 2 मिलीमीटर डायमीटर फॉलिंग थ्रू द ग्लिसरीन। तो मान लीजिए यहाँ पर ग्लिसरीन कुछ ऐसा है, इस तरह का, और वहाँ पर एक बॉडी ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है जिसका डेंसिटी है 8, रिलेटिव डेंसिटी है 8, सीजीएस सिस्टम में, और ग्लिसरीन का जो किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, एक ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन है तो, और इसमें इसका रिलेटिव डेंसिटी कुछ 8 है, और इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें इसके अंदर जा रहा है, और इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है बच्चों इज 1.3 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको भी आप चाहें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि उसमें सीजीएस सिस्टम में अपने वो नंबर में आ जाता है 8 में। तो इसमें जो वेलोसिटी जो अभी आएगा, तो हम सब कुछ सीजीएस में लेते हैं, वो कौन डिसाइड कर रहा है ये, अब इसको कहाँ चेंज करने जाएं। तो नीटा को अभी बताया था कि इसको पॉइस को हम सीजीएस सिस्टम में रखते हैं, मतलब पॉइस जब होता है तब वो सीजीएस सिस्टम में आता है। तो इसका वैल्यू 8.3 अगर करें और यहाँ से 2/9 करते हैं, और रेडियस हमारा कितना है बच्चों, 1 मिलीमीटर, डायमीटर है 2 मिलीमीटर, ठीक, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर बोले तो 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अभी देखा था 8, और यहाँ से 1.3, इस तरह का कुछ होगा क्या। तो वहाँ से आप देखेंगे कि 8.3, इन सबको कैलकुलेट करिए, तो 2/9 0.01, 8 माइनस 1.3 इज 6.7, और यहाँ से 8.3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, और 6 2 जा 12, 13, और इधर देखेंगे तो 9 3 जा 27.7, 9 8 जा 72 प्लस 2 74 इंटू 10⁻⁻² कह लीजिए ऐसा। तो अभी 74.2 है और यहाँ पर 13.4 है। तो इसको अगर वन टाइम में अगर डॉट डॉट हटा भी देते हैं तो इसको आप देखेंगे तो 0 पॉइंट तो आएगा ऐसा, तो 1340 हो जाएगा। ये वन टाइम भी नहीं जा रहा है क्या, हाँ वन टाइम ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम नहीं जाएगा, उसके लिए 1482 चाहिए था 2 टाइम से आने के लिए, लेकिन उससे बहुत क्लोज है। तो हम भी इसको सम्मान करते हैं, 1.9 से काम चला लेते हैं, या 83 ऐसा कुछ, 85 ऐसा कुछ कह दीजिए, तो बहुत क्लोज होगा उसके, ठीक है, इंटू 10⁻⁻²। तो एक्चुअल में स्पीड देखेंगे तो इसका 1.85 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड, यूनिट का ध्यान रखिएगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ये बात समझ में आया बच्चों आपको कि सेंटीमीटर पर सेकंड कैसे होगा।
चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गैस बबल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर रेज स्टेडली एट द रेट ऑफ 25 मिलीमीटर पर सेकंड। अच्छा, इस बार गैस बबल आ रहा है थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गैस बबल नेग्लेक्जिबल, इसमें डेंसिटी ऑफ इस तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, इस बार उल्टा हो गया, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें आ रहा है उसका है 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड हैविंग स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसको सीजीएस सिस्टम में अगर रखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस तरह का। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो नीटा का वैल्यू क्या होगा, निगलेक्ट द डेंसिटी ऑफ द गैस, ऑलरेडी बोल ही रहा है। तो इससे सुनहरा चीज़ हमसे क्या और क्या ले सकते हैं इससे। और रेडियस का वैल्यू बच्चों इस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। क्या चाहिए, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी में जाकर इसको देखा जाए, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी वो खुद ही बोल रखा है ना, स्टेडी रेट रेजिंग। तो अच्छा ये कब हुआ, अभी तक तो सब देख रहे थे सब ऊपर की तरफ जा रहा था। आपने ही देखा था ना कि कोई बॉडी को फॉल थ्रू बार बार बोल रहे थे, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तब हुआ बच्चों जो V का वैल्यू हमने लिखा था 2/9 डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस लिक्विड ओवर G R स्क्वायर ओवर नीटा। इससे पता चला कि इसका वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द लिक्विड का डेंसिटी, तब वो उसका वैल्यू नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवियर है। When density of object is less than the density of liquid, तब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी तरह से बारिश की जो बूंदे होते हैं या जो आप अभी फॉग वगैरह देखते हैं तो कितने माइन्यूट रहते हैं, मतलब आप नीचे के बजाय देखेंगे ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ड्यू टू दिस चलते हैं। और गैस वाला यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं इसका बोल ही रहा है कि निगलेक्ट कर रहा है, तो उसमें वो ऊपर की तरफ रेज करेगा, तो वैसे इधर की तरफ ऐसे रेज करेगा। आप क्लास में भी ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है तो उसमें आप देखते होंगे कि एयर बबल कभी ट्रैप होता है तो कभी इसका मूवमेंट देखिए ऐसे निकलता है, या हीट करिए तो जो एयर बबल है तो उसका पाथ उसी तरीके से कर रहा होगा। और जब इक्वल होगा तो यानी कि कोई टर्मिनल वेलोसिटी ही नहीं है तो वहाँ पर डेंसिटी दोनों का तो स्टैटिक रहेगा इस तरह का। तो खैर अभी हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है तो उस पर काम करते हैं। तो फॉर्मूला तो वही रहा, तो यहाँ पर 2.5 सीजीएस सिस्टम में जो आएगा उसको पॉइज में बोलेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो आएगा उसको पॉइज में बोलेंगे। तो 2.5 इक्वल टू 2/9 0 माइनस 2.25। जी का वैल्यू यहाँ से 1000 ले लीजिए क्योंकि 9.8 डेटा तो ऐसा है नहीं, 1000 ले लेते हैं। और रेडियस बच्चों इसमें से कितना लिया जाए, 1 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो चाहिए ही चाहिए, तो काम पे लग जाते हैं। नीटा को इधर भेज देते हैं, यहाँ से कुछ 2/9 आया, यहाँ से माइनस 2.25, उसका बस मैग्नीट्यूड ले लीजिए क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेटेरियलिस्टिक नेचर का है तो उसको मेजर करेंगे तो निगेटिव में कोई कैसे आएगा, सो दैट इज वाई। तो यहाँ से 10⁻³ और 2.5 ऐसा। तो 9 को यहाँ से अगर करेंगे तो 0.25 आएगा और 0.25 इधर वेट कर रहा है, बाकी का जीरो उसको यहाँ से उसको हटा दीजिए तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद उसको 100 कर दिए होंगे, तो इसका वैल्यू अब देखेंगे तो 200 पॉइस। तो बहुत आसानी से निकल गया, कैलकुलेशन इसका काफ़ी आसान था, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। तो ये जो एयर बबल आपका ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसका कोफिशिएंट तो बहुत ही निग्लेक्जिबल है, डेंसिटी ही निग्लेक्जिबल है, तो इसीलिए तो उसका मूवमेंट भी आपने इस तरह से देख लिया। तो वहाँ पर कभी आपने देखा है कि जो ओले वगैरह पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से उठाकर देखिए तो उसमें कई सारे लेयर वाइज होते हैं, 1 लेयर 2 लेयर 4 लेयर। तो होता क्या है कि पहले जो माइन्यूट सा अगर उसको क्या कह सकते हैं फॉग या जो बारिश होने से पहले वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत माइक्रो या एंगस्ट्रॉन
या हाँ माइक्रो लेवल, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं तो उस रेंज में रहता है। तो क्या होगा, कहीं पर वो जमेगा, वाटर जो यहाँ से वेपराइज होकर गया तो कहीं पर वो जमेगा और फिर उसके बाद उस पर कंडेंसेशन होगा तो वाटर ड्रॉपलेट बना, तो हैवियर होगा तो नीचे आएगा, तो फिर क्या होगा कि एयर जब उसको अपथ्रस्ट देगा तो फिर ऊपर पहुंच जाएगा, फिर वहाँ जमेगा लेयर वाइज, फिर हैवियर होगा फिर नीचे आएगा, फिर एयर अपथ्रस्ट देगा। सस्पेंडेड तब होता है जब उन दोनों का देखिए एयर का और उसका लिक्विड का जब डेंसिटी आपस में इक्वल होगा तो सस्पेंडेड रहेगा, फिर उसको हल्का सा भी अपथ्रस्ट मिलेगा तो ऊपर जाएगा, तो कूल डाउन होगा, कंडेंसेशन होगा, तो फिर फॉल डाउन करेगा, फिर आएगा, तो लेयर दर उसमें ऐसा होते रहता है। तो उसी की कहानी है कि गैस बबल, मतलब वहां पर आप ऐसा उसका एक एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि ड्रॉप ऑफ वाटर रेडियस 0.0015 मिलीमीटर फॉलिंग इन एयर इफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 इंटू 10⁻⁵ डेकापॉइस। तो डेकापॉइस दिया है बच्चों, तो ये एम के सिस्टम के लिए है। What will be the terminal velocity of the drop given the density of the water is 1000 and g is 9.8, density of air can be neglected। तो देखिए फिर यहाँ से वो बोल दिया एयर का डेंसिटी निगलेक्ट करने के लिए, तो क्योंकि वाटर का मुकाबले तो उसका 1.27 ऐसा कुछ होता है, और इनको तो बंद करना पड़ता है। एयर का जो डेंसिटी होता है 1.27 और वाटर का देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा है, तो हमसे टर्मिनल वेलोसिटी की मांग किया जा रहा है। तो टर्मिनल वेलोसिटीज अब तो आपको भी याद हो गया होगा, बोलिए ऐसा, फिर उसके बाद मन ही मन बोलो तो ऑब्जेक्ट का माइनस डेंसिटी ऑफ एल इंटू जी ओवर नीटा, ऐसा होगा क्या। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए अगर हाँ तो ठीक है, तो सब कुछ निकालना ही है। तो रेडियस इस बार सीजीएस सिस्टम में लेंगे बच्चों, सॉरी नॉट सीजीएस सिस्टम, डेकापॉइस में है तो एमकेएस में ही लेंगे। तो यहाँ से 1.5 10⁻³ है ये रेडियस, यहाँ से 0.0015 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना 1.5 इंटू 10⁻³ mm, तो मीटर में कितना हो जाएगा -6, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर ऐसा, और उसको लिक्विड को लेने के लिए मना ही कर रहा है, तो यहाँ पर 1000 ऐसा बोल दे -0, जी का वैल्यू 10 और ले लेते हैं, और नीटा इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हमें करना है बच्चों कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 10⁻⁴, ये वाले 10⁻⁴, और नीचे से ऊपर आए तो 10⁻⁹ हो जाएगा। तो चलिए इनका काम तो कर लिया हमने। तो 2/9 1.5 का स्क्वायर इज 2.25, 10⁻⁻12 और यहाँ से 1.8 ऐसा, और 4 + 9 एक कुछ ऐसा, तो 10⁻⁻3, और 9 और 2.5 का तो रिलेशन है ही है 0.25 ऐसा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 2/0.9, क्योंकि इसको भी इधर ही उसको सेटल ही कर देते, ये भी बोल सकते हैं ना कि 0.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.5, मतलब आधा, तो 0.5 1/2 हो गया, और यहाँ से 3.6 इंटू 10⁻⁻3। इसको तो करना फिर भी आसान है, 10/18 या 10/36 होगा, तो वहाँ से 5/9 हो जाएगा, तो 5/9 का मतलब 0.4545 ऐसा कुछ वो निकल कर आते रहता है, तो 4.5 इंटू 10⁻⁻4 ऐसा बोलेंगे, और यहाँ से इतना मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों आपको कि उसका वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, तो कुछ इस तरह का होगा। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, और इनको बंद करना पड़ रहा है बार बार, ठीक।
देखिए फिर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर फॉलिंग थ्रू द टैंक ऑयल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Compute the viscosity of the oil at 20 degree centigrade. Density of the oil is this and density of the copper is this. So again terminal velocity is asking. तो उसका रेडियस 2 मिलीमीटर है. तो एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं और हमें कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो एम केस में काम करते हैं बच्चों, क्योंकि ऑयल का भी डेंसिटी उधर वैसा ही है, कॉपर का भी डेंसिटी वैसा है. तो टर्मिनल वेलोसिटी इज अगेन 2/9 r स्क्वायर ऑब्जेक्ट माइनस लिक्विड इंटू जी अपॉन नीटा. तो टर्मिनल वेलोसिटी 6.5 सेंटीमीटर. तो इनको कर लेते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड. 2/9 यहाँ पर है. रेडियस कितना है इनका? 2 मिलीमीटर. तो यानी कि 2 मिलीमीटर रेडियस है, तो ठीक है. तो 4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा. चेंज इन डेंसिटी तो 8.9 माइनस 1.5 और इंटू 10⁻3, क्योंकि डिफरेंस है तो एक ही बार में लिख दिया. और जी का वैल्यू 9.8 या 10 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए. तो इनको इधर लिखिए, फिर इनको इधर लिखिए. तो जीरोज़ वाले पहले कुछ देख लिया जाए. पावर 4 है और ये वाला जब इधर से आएगा तो 6 हो जाएगा. तो 6 का तो कहानी ख़त्म हो जाएगा ये ऐसा, ठीक. और वहाँ से 8.9 है तो वहाँ पर क्या बचा? 0.4 बचा और यहाँ से 7 बचा. तो 7.4. तो नीटा इज इक्वल टू 2/9 इंटू 4 6.5 और यहाँ से 7.4 कुछ इस तरह का आएगा. तो ठीक है, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है. तो आइए एक एक करके इनको देख लिया जाए. 8 2 4 जा 8, 8 4 जा 72, सॉरी 8 4 जा 32 एंड 8 7 जा 56, 3 59.2. और यहाँ से अगर करेंगे तो 9 5 जा 45, 5 9 6 जा 54, 58. अरे वाह, एकदम आसपास से दोनों आकर टपके 59.2 और 58.5. तो क्या कहते हैं आप लोग, क्या लिखा जाए? अगर 1 से करेंगे तो इसमें 0.5 0.7 होगा, फिर डॉट लगेगा, फिर 1, क्योंकि उससे 58.5 तो जाएगा नहीं. तो यहाँ से 1.1 तो है बच्चों, और डॉट फिर लगेगा तो फिर 2 के करीब होगा. तो 1.2 डेका पॉइस आप इसको कह सकते हैं. तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा 1.12 डेका पॉइस आएगा क्या? तो इतना आएगा तो ये होगा. तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक. तो आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. कह रहा है कि स्फेरिकल ग्लास ऑफ द बॉल ऑफ मास 1.34 इंटू 10⁻⁻4 kg diameter is this. Take the 6.4 second fall to the steadily through the height of 0.381 meter inside the larger volume of the oil. Specific gravity is 0.943. Calculate the viscosity of the oil. तो यहाँ पर थोड़ा सा वो कर दिया. अब तक क्या कर रहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी को आप कुछ जितना भी लेते थे, अब उसमें थोड़ा चेंज करके दे दिया. इसमें क्या कर रहा है कि 4.4 0.381 मीटर, उसको जाने में कितना समय लग रहा है? 6.4 सेकेंड. तो अभी टर्मिनल वेलोसिटी का एक इससे कर दिया. बाकी का 2/9 रेडियस डायमीटर का है 4.4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2.2 इंटू 10⁻⁻3. स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्फेरिकल ग्लास ग्रेविटी इज ऑयल ऑफ 0.943 है. और हाँ, अब वहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया तो मेहनत कराने के लिए कर दिया. मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको लिक्विड का गिवन है ना,
इस 943 आप ले सकते हैं। लेकिन ऑयल का कैसे करेंगे? ऑयल मतलब ऑयल है या ऑब्जेक्ट का, या जो आयरन वहाँ पर ग्लास ऑफ बॉल गिवन है 0.13, तो डेंस ये ऑब्जेक्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से लिख दे रहा हूँ, या लिक्विड के लिए है तो ऑब्जेक्ट के लिए। ऑयल से कंफ्यूज मत होना, 943 इसका kg पर मीटर क्यूब है ऑलरेडी। तो इसका ऑब्जेक्ट के लिए अगर देखेंगे तो कितना होगा? डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास कितना है? 1.34 इंटू 10⁻⁻⁴। वॉल्यूम के लिए देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है? 1.34, सॉरी 2.2 इंटू 10⁻⁴। तो उसी को रख देते हैं, उतना जो मेहनत करेंगे ना ऑब्जेक्ट निकालने में, लेकिन हाँ तो फिर उसका भी वो माइनस करने के बाद मेहनत उतना पड़ ही जाएगा। तो ठीक है, और कोई चारा ही नहीं है तो करना ही पड़ेगा का क्यूब। तो अब आइए बच्चों इसको देखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1.34 इंटू 10⁻⁻⁴, और 4 मतलब यहाँ से पाई को लिए अगर जाएंगे तो 3.14, तो 3.14 इंटू 4, तो ये हमारा आ गया कुछ 4/3.14, तो 1.03। ठीक, और 2.2 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ आता है 484, और 484 उसका पावर 3 है ना, 22 कर लीजिए तो 896,968। तो यहाँ से 484.2, तो कितने डेसिमल पर आ गया? 3.10.648। तो 648 को 65 आप कर लीजिए, तो उससे आपका काम निकल जाएगा। तो अभी और है इसमें मेहनत करना। तो ये देखिए 4/पाई तो ये हो गया, 3 को इधर मैनेज कर लिया, और इसके जगह पे 10.648 आ गया इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसमें अगर इसको बाहर ऊपर की तरफ भेजेंगे तो 10⁻⁵ हो जाएगा। तो 134 इंटू 10⁻⁵, 5 है, 2 डेसिमल को इधर कर लिया। अब इसको थोड़ा सा 1.04 और 10.64, तो इसको हम नियरली क्या करते हैं बच्चों कि 10.103 है और 10.68 है, तो 10 तो हो जाता, लेकिन 0.3 के चलते कुछ इसमें मिलेगा। तो 0.3 के चलते कितना मिलेगा? 0.03 वो भी, तो 6×3 = 18, 0.018, तो 7। तो उसको कुछ काम चला लेते हैं, इसको 10.64 तो है, तो मान लीजिए कि 2-3 यूनिट और बढ़ेगा, तो जी का वैल्यू भी तो उधर है ना मैनेज करने के लिए, तो उसको 11 मान लेते हैं और 11 इंटू 4 कर लेते हैं, तो 44 इसको मान लेते हैं। ठीक, तो 44 इंटू 2 करेंगे 88, या 14 3 जा ही चला जाए क्या? 44 3 जा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13, तो ऑलमोस्ट 3 है इनको, क्योंकि नीचे राउंड ऑफ हुआ है तो ये 3 इसको कर लेते हैं। तो 3 इंटू 10⁻�3, तो उसका जो आएगा स्पेसिफिक वाला 3000, और इसका 943 है। तो इस डेंसिटी के लिए लेकर आया गया, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा 3000 माइनस 943, जी का वैल्यू 10 कर लेते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा। तो ये अभी क्या था कि अभी तक तो आराम से हम लोग करते हुए आ रहे थे, लेकिन वो जो फॉल थ्रू बोला ना उससे सब कुछ गड़बड़ हो गया। मतलब और डेंसिटी का उसका भी दे नहीं रखा था, तो इसलिए उसमें कैलकुलेशन में ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी था तो उसका मास अपॉन वॉल्यूम किया, और मास अपॉन वॉल्यूम करने के बाद कुछ ऐसा निकल कर आया kg पर मीटर क्यूब, और फिर उसको यहाँ पर रखें। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फिर अभी हमें निकालना होगा, तो एक और दौर का कैलकुलेशन चलेगा। तो उसको ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाले जो समझ में आ गए हैं तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, और फिर आ जाइए। तो इसको हटा के फिर से लिखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए फिर स्पेस नहीं है, फिर दूसरे पर लिखेंगे, फिर कॉपी पेस्ट करो तो गड़बड़ी हो जाएगा।
तो अब थोड़ा सा आदत इसका आप डाल लीजिए, क्योंकि अब कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन हैं तो यहीं पे करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में जाने में समय लग जाता है, या वो कॉपी भी ठीक से नहीं होगा डेटा, तो आंसर के जगह पे कुछ और आने लगेगा। ठीक, तो अब नीटा को लेकर आते हैं। अच्छा, तो नीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देख लेते हैं -6, अच्छा वहाँ पर 3000 ही है ना, तो एक काम और कर सकते हैं कि अगर 3 डॉट लगा के यहाँ पर 10⁻³ करेंगे, अल्टीमेटली हमारा कैलकुलेशन ही आसान होगा। तो 3 - 9.43 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 5 एंड 3, 2.357, और यहाँ से 2.2 को करेंगे तो 4.84 इंटू 10⁻⁻⁶ 4 तो 10⁻⁻2 बचा। ठीक, और इधर 2/9 तो वो चल ही रहा है, और इसको इधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएंगे, 0.381 अपॉन इंटू 6.4, ऐसा कुछ होगा। तो फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों। आ जाइए, इसमें 2.357 है तो इसको 2.36 कर लेते हैं, तो 4.36 में 4.72 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4.84 आ जाएगा, और यहाँ से कुछ है, इनको रिलैक्स कर दिया जाए, 0.381 है, और 9 7 जा 63.91.71, तो 75 जा 0.05 होगा, तो 0.71 10⁻⁻²। ठीक है, तो इसको फिर और कैलकुलेशन करेंगे तो 0.71 है, तो और यहाँ पर 0.38 है, तो वो भी ठीक उसके 0.38 इंटू 2 डबल है, तो पॉइंट यहाँ पर चलो 2 कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन, इस तरह के बोरिंग कैलकुलेशन से अगर पार पाना है तो यही सब आपको करना पड़ेगा। हाँ, यूनिट का ध्यान रखिएगा, डेकाप वाइज। ठीक, और 4.72 इंटू 2 करेंगे तो कुछ आपका आ जाएगा 5.44, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 4189, सॉरी नॉट 5, 9.44, तो 9.44 और यहाँ से 4, तो ऑलमोस्ट 36 या 9 ठीक है 36 के आसपास या 40 के आसपास आना चाहिए, तो 0.4 डेकाप वाइज होगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोग यहाँ से आगे का कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं था, बस वहाँ पर ये जो दिया ना पीछे, जो अभी इसको साफ करके लिखा कि जो फॉल थ्रू कर रहा था 0.381 मीटर टू द 6.4 सेकेंड, वहाँ से हमने टर्मिनल वेलोसिटी को लेकर आए, और उसका डेंसिटी नहीं गिवन था, किनका, जो मेटल का ऑब्जेक्ट था, स्फेरिकल ग्लास था, तो उसका हमें नहीं दी गिवन था, तो उसका हमने एक तरीके से डेंसिटी लेकर आया मास बाई वॉल्यूम करके, एक लॉन्ग बोरिंग कैलकुलेशन के बाद, तो हमारा ये निकल कर आया। ठीक है, अब आ जाइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Two exactly similar raindrop is falling with the terminal velocity 2⁻⁻⁴ meter per second, collects to the form the bigger drop, find the new terminal velocity of the bigger drop। एक ऐसा क्वेश्चन और लिया हूं, उसमें नहीं, एक और क्वेश्चन होना चाहिए था, चलो जब आएगा तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 2 exactly similar raindrop are falling with the terminal velocity 2 × 1/3 meter per second, collects to form the bigger drop, find a new terminal velocity। तो उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी है एक का 2 × 1/3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है बच्चों,
और कह रहा है कि दोनों कोलैक्स करने के बाद जब कर रहे होंगे तब कितना होगा। न्यू टर्मिनल वेलोसिटी वी डैश कह लेते हैं, इसको वी टी कह लेते हैं। तो 2/9 तो उनके लिए भी होगा, और उनका जो डेंसिटी वाला पार्ट होगा ये वाला तो उनके लिए भी सेम होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस लिक्विड और आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन नीटा। तो सेम उसमें आर है, तो बदल क्या रहा है ये आर स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि उसका ये जो वैल्यू है 2/9 रो नॉट माइनस एल इंटू, इसको आर डैश का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन नीटा। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो वी डैश ओवर टी ओवर वी टी, तो क्या होगा कि ये 2/9 नीटा दिस होल थिंग is going to be 0. Only matter is what they are the radius. So r dash over r का स्क्वायर, तो v dash t is equal to terminal velocity into r dash by r। अब r dash हमारा होगा तो काम बन जाएगा। तो उसमें कीवर्ड क्या बोला है कि कोलैक्स कर रहा है। कोलैक्स करने का मतलब हम क्या मतलब उसका रेडियस निकाल, तो न्यू वाला का रेडियस क्या होगा, जब दोनों कोलैक्स कर रहे होंगे तो उसका हम वॉल्यूम को ही कंपेयर करके बता सकते हैं। तो उसमें हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। तो 4/3 पाई गया, तो आर डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 1/3 इंटू आर, ऐसा। तो उस रेडियस का वैल्यू यहाँ रख लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसमें 2 1/3 इंटू आर अपॉन आर, तो आर से आर घर गया और इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो वहाँ पर वैल्यू दे रखा है 2⁻1/3, और यहाँ पर जब करेंगे तो 2⁻2/3, ऐसा। तो दोनों जब मिले तो यहाँ पर क्या बोले, पावर विल बी ऐड, सो इट विल बी द 2⁻1, यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड से ये ऐसा जाएंगे। मीटर है बच्चों, ऐसा। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी होगा कुछ हमारा ऐसा होगा, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ जाएगा। तो कोलैक्स वाला समझ में आया। एक ऐसे ही था कहीं एंड ड्रॉप का, शायद आगे होगा कहीं, देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया तो इसको लिख लीजिए, तो अच्छा क्वेश्चन है। A cylindrical vessel of radius 3 cm has at the bottom horizontal capillary tube of length 20 cm and internal radius 0.4 mm. If the vessel is filled with the water, filled with the time, find the time taken by it to the empty 1/2 of the contents. देखो क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक वाटर वेसल है और उसके बॉटम पर ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप कैपिलरी, या चाहे इधर भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर मैंने लगा दिया, तो अब लगा दिया तो लगा दिया। तो कह रहा कि वाटर का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है कुछ इस तरह का है। तो कह रहा कि कितने देर के बाद ये आधा हो जाएगा। पहले h है तो कितने देर के बाद इसमें h/2 लिक्विड बचेगा, टाइम। तो एक तरह से पॉइजन्स फार्मूला का याद दिला रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो वही बताता था। तो यहाँ पर हम देखते थे Q इक्वल टू यहाँ से वॉल्यूम बाई टाइम। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कुछ ऐसा होगा। अगर 3 डायमेंशनल विजुलाइज देखने के लिए स्क्रीन है, अगर करना पड़े तो कुछ ऐसा ही होगा। तो उसमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका गिवन है ना, कैपिलरी एंड रेडियस एस, इंटरनल रेडियस 0.4 mm ऑफ द वेसल इज फाइंड द टाइम टेकन बाय द एम्प्टी हाफ ऑफ द इट। तो नहीं, उसका एरिया, हाँ उसका एरिया 3 सेंटीमीटर में है, ये अलग है, कैपिलरी के लिए है। तो कैपिलरी का जब होगा तब उसको अलग से देखेंगे। तो यहाँ पर V/T एरिया, और वो जो वैरी कर रहा होगा हाइट, मतलब वॉल्यूम इसका कैसे होगा, H से, मान लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक H है, या कहीं से भी ले लीजिए, पूरा भरा होगा तो ये छोटा सा पार्ट उसका DH होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका हाइट कम हो रहा है, तो -dH/dt इसको लिख सकते हैं क्या। और रेट ऑफ फ्लो जो हमारा चल रहा होगा π/8
π/8 r⁴ प्रेशर टाइम्स नीटा एल, यही होता था। मतलब इस पाइप के थ्रू चल रहा, तो इसका लेंथ हमें कुछ गिवन होगा। इसका लेंथ कितना है, मतलब ये उसके लिए है, तो उसका वैल्यू बताइए कितना है बच्चों। लेंथ, ठीक है, उसका 20 सेंटीमीटर ट्यूब लेंथ है। हॉरिजेंटल ऐसे बोला था, तो यहाँ पर हॉरिजेंटल डाल दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसका हॉरिजेंटल लेंथ है, तो यहाँ से कुछ 20 सेंटीमीटर का है, तो उसका वैल्यू वहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको प्रेशर कितना पड़ रहा होगा जिसके चलते यहाँ से पानी निकल रहा होगा, टप 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 इस तरह से, तो h/ρg होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एरिया, ये एरिया होगा बच्चों πr², कैपिटल R इसको कह देते हैं, dH/dt विथ नेगेटिव π/8 r⁴। ये r⁴ ये देखो, ये dH/dt ये इस वाले के लिए है, रेट ऑफ फ्लो, मतलब इतना आधे हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और ये वाला कैपिलरी ट्यूब के लिए है, तभी हम उसका रेडियस r और उसका नीटा l वगैरह लिखेंगे। और P इक्वल टू बच्चों h⁴g होगा, वाटर है, नीटा l, ऐसा। तो यहाँ से पाई से पाई को तो सबसे पहले मुहूर्त में उसको गायब कर दे, और वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट बात है अब हमें कि dH/h, मतलब कि एक तरफ सबको रखिए, एक तरफ इनको रखिए, मतलब dH/h ऐसा होगा, और dt को चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या इसी को इधर लिख लीजिए, नीटा l, dH/h को इधर रख लिया, ρg इंटू r⁴, ऐसा, नीटा l गया, और बाकी यहाँ से r², कैपिटल R² इक्वल टू dt। हमें वही टाइम निकालना है ना, और ये सब तो मान लीजिए कांस्टेंट के पार्ट हैं, इसको हट कैसा कर लेते हैं, और नेगेटिव और है, और dt। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसको h से h/2 होने में, आधा होने में कितना समय लगा। तो अभी मान लेते हैं कि हाइट इसका h है, और इसका हाइट अभी h/2 है, तभी वो निगेटिव उसको बैलेंस करेगा। तो dH/h का, इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते होंगे ना, बचपन के दिनों में पढ़े होंगे, dx/x इक्वल टू ln x होता है। तो यहाँ से भी ln h आएगा, और अपर लिमिट इसका h/2 माइनस लोअर लिमिट h। तो उसको जब आप वहाँ से देखेंगे तो ln 1/2 आ जाएगा, और ln 1/2 को लिखेंगे तो वापस ln 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, वो जो कहानी है वो तो होगा ही होगा, इसको आप समझ लीजिए, dH/h, h से h/2 हुआ, तो यहाँ से कितना हुआ, ln h आएगा, तो h/2 माइनस ln h होगा। तो थोड़ा बहुत आप जो जानते होंगे लॉग का प्रॉपर्टी, ln a माइनस ln b, तो ln a/b हो जाएगा, तो ln h/2, तो h/2 अपॉन h, तो 1/2 हुआ, और ln 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ln 2। तो इसी की मैं बात कर रहा था, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ln 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी तो सब हमें भर के करना ही है। 0 पर उसका h होगा, और एनी टाइम t पर जो टाइम चाहिए उसके लिए आएगा। तो एडवांस में क्वेश्चन आ रखा है बच्चों, तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा कुछ, तो यहाँ पर क्या लिख लें, ln 2, इसका वैल्यू आएगा कुछ ln 2, और ln 2 टाइम्स ये पूरा कहानी इनको रखना है अभी, nl r² ρg r⁴, nl r² ρg r² इक्वल टू टाइम t। तो ln 2 का जहाँ तक सवाल है, उसका वैल्यू आप देखेंगे तो 0.693 हो जाएगा, इंटू नीटा पॉइस वगैरह का वैल्यू आप पुट करते हैं, तो उसमें रेडियस कैपिटल R का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, और इसमें पॉइस में है 0.01, तो डेका पॉइस में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ इन डेका पॉइस, क्योंकि CGS सिस्टम में कर रहे हैं,
इंटरनल रेडियस उसका पाइप का कितना है 0.4 मिलीमीटर और लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻⁴ हो गया, लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर, रेडियस था 3 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻⁻⁴ और डेंसिटी इतना, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, आर स्क्वायर के लिए एक बार जाना पड़ेगा, 0.4 मिलीमीटर, तो डायमीटर है या रेडियस है, रेडियस है, तो इसका रेडियस 0.4 मिलीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁴, तो 16 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ से जितना टाइम आएगा तो उसका वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बहुत कम समय से लग रहा है, नहीं कम समय नहीं है, हाँ कम समय, -7 पावर हो रहा है ना। तो रो आर जी एक बार चेक कर लेता हूँ कि इतना कम समय क्यों लग रहा है, सब कुछ अपने स्थान पर ही तो है या अलग अलग है। इनको इधर लेकर गए और डी टी को उधर लेकर गए, ठीक है, तब उतना समय उसमें लगेगा, तो इतना ही कम समय लगेगा, बहुत आसानी तेज़ी से उसमें निकल कर आ जाएगा। कहाँ गया, ऐसा। ठीक है बच्चों, तो इतना टाइम लगेगा, इतना सेकंड, तो इसको कैलकुलेशन को आप अपना उसको देखिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये था पॉइजन्स फार्मूला का कि हाउ विल यू चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ द लिमिट्स, और इंटीग्रेशन को कैसे उसको खींच कर लेकर आया, तो हमारा यहाँ से काम हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करें कि स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ द 10 सेंटीमीटर साइड मूव पैरेलल टू द वन अनदर with a velocity of 10 centimeter per second. Both plates immerse in a water. If the viscous force is 200 dyne and viscosity of the water is 0.01, what is the their distance apart? तो viscosity हमें यहाँ से दे रखा है 0.01 पॉइस, तो एम के सीजीएस सिस्टम में ही काम करते हैं, और स्क्वायर प्लेट है और द प्लेट इज इमर्ज इन अ वाटर, द विस्कोसिटी विस्कस फोर्स, तो यानी कि ये कर रहा है ऐसा, मतलब एक प्लेट ऐसा है इस तरह का और दूसरा प्लेट कुछ इस तरह का एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा होगा, ये v प्लस डी वी से, तो ये इतना से ऐसे कर रहा है। तो F इक्वल टू हमने अभी आपको देखा कि नीटा ए डी वी ओवर डी एक्स, ऐसा, तो 200 डाइन है, नीटा हमारा 0.01 है, एरिया 10 सेंटीमीटर तो 100 हो गया, और वेलोसिटी चाहिए, व्हाट इज द डिस्टेंस अपार्ट, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने से स्लाइड कर रहा होगा, तो dx, तो ये तो इससे खा गया और ये 0 खा गया, तो ये तो और आसान निकला बच्चों, dx इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर, तो 0.05 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल कर आएगा। समझ में आया कि हाउ विल यू मैनेज दैट? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द रिवर 180 किलोमीटर पर आवर नियर द सरफेस, इफ द रिवर इज द 5 मीटर डीप, फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द वाटर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज दैट मच। तो शेयरिंग स्ट्रेस बच्चों, ये सॉलिड वाला जब बढ़ाएंगे इलास्टिसिटी, तो उसमें बताएंगे कि स्ट्रेस कैसा भी हो, फोर्स बाई एरिया रहता है, मतलब काइंड ऑफ प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम F इक्वल टू ए टाइम्स और नीटा टाइम्स ऑफ डी वी ओवर डी एक्स ऐसा करते हैं। तो अपने सरफेस पे वो कितने से फ्लो कर रहा है, 180 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। तो यहाँ से जब इसका फोर्स शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है तो F/A का रेडीमेड वैल्यू निकालना है, और नीटा का वैल्यू 10⁻⁻² पॉइस है, तो 10⁻⁴ में डेका पॉइस कर लेते हैं, और वेलोसिटी हमारा कुछ कितना था, 50 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस है 5 मीटर।
तो इसको किया ऐसा, तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, सॉरी, तो न्यूटन पर यूनिट मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्ट्रेस होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया उसी का यूनिट होता है, तो फिर ऐसा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि मेटल प्लेट ऑफ द एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ 0.01 kg मास वाया द स्ट्रिंग दैट द पासेस ओवर द आइडियल पुली टू mass. Consider the massless and the frictionless as shown in a figure. A liquid with the film thickness of 0.3 millimeter placed between the plate and the table. When the release, the plate move to the right with the constant speed 0.085 meter per second. With constant speed, keep in mind this thing. So it will be acceleration is 0. So 0.01 kg का जो फोर्स ये लग रहा होगा, तो 0.01 g, तो दूसरी भाषा में कहें तो कितना हो गया 0.1 न्यूटन। तो जिसमें ट्रांसमिट होगा टेंशन वही इसको खींचना चाह रहा होगा 0.1 न्यूटन का। तो जो फोर्स पुलिंग फोर्स होगा F इक्वल टू, जो फिल्म है यहाँ पर थिकनेस इस तरह का जो थिकनेस है फिल्म का, तो वो dx होगा और यहाँ से dv है और एरिया इंटू माइनस इतना इंटू नीटा। तो फोर्स का जो वैल्यू है 0.1 न्यूटन, एरिया, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, तो यहाँ 0.1 मीटर स्क्वायर है और नीटा तो नीटा है और वेलोसिटी कितने से जा रहा है 0.085। तो 0.085 और इनका जो थिकनेस फिल्म का है वो कितना है, एज शोन इन अ फिगर द फिल्म इज 0.3 मिलीमीटर, ये यहाँ पर है। तो 0.3 इंटू 10⁻³ तो नीटा का वैल्यू देख लीजिए, ये यहाँ से तो एरिया निकल लेंगे, तो कितना जाएंगे, नीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 0.85 इंटू 10⁻², तो 0.3 4.5 डॉट 4 इंटू 10⁻², तो ये हमारा नीटा होगा। तो 3.4 इंटू 10⁻³ डेका पॉइस, ऐसा मिलेगा क्या? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर ये हुआ बच्चों। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि 2 ट्यूब्स, उसका लिए है 2 ट्यूब्स ऑफ द लेंथ 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर हैव रेडियाई 0.1 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर। If the liquid is passing through the 2 tubes of the entering at A, the pressure is 80 centimeter of mercury. Leaving at B is the 76 centimeter of mercury. Determine the pressure at the junction of A and B. तो यहाँ पर देखिए कि कैसा है, ऐसा है और यहाँ पर कुछ जंक्शन है उसका, तो A B ऐसा है, तो इसको C मान लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर दे रहा होगा कुछ P1 और यहाँ पर दे रहा है प्रेशर P2। तो P2 और P1 जो दे रखा है इन द टर्म ऑफ इन आवर मरकरी में, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और यहाँ से 80 सेंटीमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो जो इसका फ्लो लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा π/8 r⁴ प्रेशर का डिफरेंस। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर कर लीजिए और माइनस h कर लीजिए ऑफ Hg। तो आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर ऑफ Hg में आएगा अपॉन नीटा। लेंथ कितना है इसका, एट 80 सेंटीमीटर नहीं, वो तो मरकरी है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर कर देते हैं और यहाँ से π/8 और रेडियस था 1 कर लेते हैं और रेडियस है 2 कर लेते हैं और यहाँ से h - 76
अपॉन नीटा इंटू 50 सेंटीमीटर। तो नीटा नीटा गया और यहाँ से 2 आ गया, पाई बाई 8 घटा दीजिए। R1 है बच्चों 0.1 मिलीमीटर, तो व्हाट एवर दैट, मतलब इसका वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻⁴ का उतना, और यहाँ पर 2 × 10⁻⁴। तो जब यहाँ से कैंसिल होगा तो 2⁻⁴ वो छोड़ते हुए जाएगा, तो इतना दिमाग लगाइएगा, ठीक है। फिर यहाँ से फाइनली आपको क्या मिलेगा, 100H माइनस इक्वल टू 32, क्यों, क्योंकि 2⁻⁴ इज 16 और ये जो 2 बचा हुआ है उधर जाएगा, तो H माइनस 76। तो ये सब कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो कुछ 76.12 या 52 या 5 ऐसा सेफ लिख देता हूँ। देखिए उसका प्रेशर कम है 76.5, ऑलमोस्ट उसका सिमिलर ही है, ठीक है। तो वहाँ से आपका ये निकल कर आया सेंटीमीटर ऑफ Hg, यस, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ये बार 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 यहाँ से खुलते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 capillary tube of the same radius R but in the length L, 2L, 3L is fitted horizontally to the bottom of the tall vessel containing the liquid constant head of the flowing through these tubes. Calculate the length of the single outflow of the same radius R which are the replaced the 3 capillaries. मतलब एक कैसा है, L लेंथ का है, एक 2L लेंथ का है और एक 3 गुना कर दीजिए 3L का है। ये L हुआ, 2L हुआ और यहाँ से 3L हुआ। अच्छा L1, L2, L3 है क्या? L1 हुआ, L2 हुआ और L3 हुआ। तो रेट ऑफ फ्लो जो हमारा निकल कर आएगा वो, अगर रिजल्टिंग लेंथ कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कितना होना चाहिए, तो रिजल्टिंग लेंथ अगर Q लिखें तो इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। बाकी सब उसका सेम है, पाई/8 प्रेशर R⁴ क्योंकि सेम रेडियस का फिट कर रहा है, नीटा L, तो L हमें चाहिए और यहाँ से करेंगे तो पाई P R⁴ 8 नीटा L1 प्लस पाई/8 P R⁴ नीटा L2 प्लस पाई/8 P R⁴ नीटा L2 L3। तो पाई/8 Pn, पाई/8 Pn, पाई/8 P/n और R⁴ ये सब घटा दीजिए। तो ये क्या सर लिख कर सब काट दिया ना, वैसा ही था, क्या करूं। तो 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो जो L का वैल्यू आएगा तो उसमें आप देखेंगे L1, L2, L3, L1, L2, L2, L3, L3, L1 ऐसा मिलेगा। तो ये बात समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन ला कर दे दिया, सो दैट इफ द n इक्वल rain droplet is falling through the air with the equal steady velocity 10 cm/s collects, the resultant drop attend the new terminal velocity is 10⁻²/3। तो देखिए वहाँ पर भी जैसे था कि जब एक छोटा सा अगर निकल रहा होगा टर्मिनल वेलोसिटी, इसको v1 से दिखा देते हैं, t से कोई उसका फ़ायदा है नहीं, तो इसमें 2/9 चेंज इन डेंसिटी इसको बोल देता हूँ रो, क्योंकि वो तो दोनों के लिए सेम ही होगा, और R² ये वाला है इम्पॉर्टेंट G नीटा, और जो V2 है उसका 2/9 चेंज इन डेंसिटी, नीटा तो सेम ही होगा, वहाँ से कैपिटल R कर देते हैं इंटू G। तो आपको V2 का वेलोसिटी चाहिए या शो करने के लिए कह रहा है जब कोलैप्स होने के बाद, तो V2/V1, तो इन दोनों का जब रेशियो देखिए 2/9 V9 नीटा, ये सब G कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R² ओवर स्मॉल r², ऐसा। तो उसमें आपको क्या करना होगा, हाँ उनका 10 cm/s गिवन है इसमें,
तो वही मैं सोच रहा था कि V1 को क्या करें। तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और यहाँ से R/R का स्क्वायर। अब इसको देखिए कैसे करते थे कि 4/3 पाई, वॉल्यूम सेम होगा ना, अगर n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है, n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है और कोलैक्स करके एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना रहा है ऐसा, तो यहाँ से हम n⁻2/3 R इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ पर इसका वैल्यू अगर रखेंगे तो 10 R के जगह पे स्मॉल r कैंसिल हुआ तो 10⁻2/3, 2/3 क्यों भाई, 1/3 ना, 1/3। तो अब वहाँ पर होगा जब उसको करेंगे तो 10⁻²/, हाँ वहाँ पे R10 क्यों मैं लिख रहा हूँ। चलो वहाँ पे क्या होगा कि R की जगह पे केवल n2/3, तो वहाँ से स्क्वायर करेंगे, ओह वही फिर से लिखा है 1/3, तो n 1/3 का पावर 2, तो कितना आ जाएगा 10 n2/3, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब आपसे मिलेंगे या बात करेंगे तो कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मोस्ट प्रॉब्ली बर्नौलीज थ्योरम के पास चलेंगे और उसमें देखेंगे सब कुछ उसका कि और कुछ क्या होता है, और चैप्टर को कोशिश करेंगे बाइंड अप करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।